विश्वविद्यालय परिवार के समस्त बहनें एवं भाइयों, समस्त विश्वविद्यालय परिवार को देश के 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। आज पर्व का दिन है, उत्साह का दिन है, उल्लास का दिन है। तो इसके पीछे आज के दिन का इतिहास है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होना एक अलग बात थी, लेकिन संविधान के अनुसार देश को चलाना एक अलग बात थी। और जो विदेशी हुकूमत यह आशंका व्यक्त करते थे कि विभिन्न जातियों, उपजातियों, खंडों, उपखंडों में बटा हुआ देश यह बिखर जाएगा, एक नहीं रह पाएगा, उनकी सारी शंकाएं निर्मूल सिद्ध हो गई और एक एक करके जीवन के पथ पर हम आगे बढ़ते गए। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे तकनीक का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र प्रगति से अछूता नहीं है। हर क्षेत्र में हम सभी ने ऊंचाइयां हासिल किया है। कभी यह देश अनाज का आयातक हुआ करता था। देश की भूख को भरने के लिए, देश की भूख मिटाने के लिए हम विदेशी अन्न पर निर्भर थे, लेकिन आज हम आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को खिला रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में देखें तो आज स्टार्टअप की संख्या के दृष्टिकोण से यह देश पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। यूनिकॉर्न की दृष्टि से यह तीसरे नंबर पर है। हम देश की विश्व की सबसे बड़ी चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति है। और इतना कुछ हासिल हुआ है तो इसी किसी केवल राज सत्ता का योगदान नहीं है, इसमें योगदान जनसत्ता का है, समाज के हर वर्ग का है, समाज के हर तबके का है, समाज के हर वर्ग का है, जिसने जात से, भाषा से, क्षेत्र से, संप्रदाय से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय हित में संकल्प के साथ इस सिद्धि को प्राप्त किया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। विगत 10 वर्षों में ही हम लोगों ने देखा, विगत 10 वर्षों में केवल कि जो लोग यह शंका व्यक्त करते थे, ब्रिटिश हुकूमत जो खंड खंड हो जाने की आशंका व्यक्त करती थी, हमने यह एक देश है, एक विधान, एक संविधान रहेगा, यह करके दिखा दिया। एक देश, एक टैक्स, वन नेशन वन एग्जामिनेशन, ये करके दिखा दिया। आज किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए हमारे छात्रों को अलग अलग आवेदन देने की जरूरत नहीं है। केवल एक शुल्क पर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और हिमाचल से लेकर के अरुणाचल तक जो भी विश्वविद्यालय हैं,
किसी विश्वविद्यालय को अपनी प्राथमिकता के अनुसार वह चयन कर सकता है और एक एग्जामिनेशन पर ही वह दे सकता है, प्रवेश पा सकता है। यही नहीं, अभी अभी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लागू कर दिया। इसमें देश के 6000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक साथ डिजिटल लाइब्रेरी का और जर्नल्स का लाभ उठा सकते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और जल्दी ही हम वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे कि वन नेशन वन आईडी, वन नेशन वन राशन कार्ड है, उसी तरह से एक देश एक चुनाव, कितनी बड़ी आर्थिक बचत होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। और जब वह आर्थिक बचत इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाई जाएगी तो गुणात्मक वृद्धि होना अवश्यंभावी है, होगा। हम उस रास्ते पर चल चुके हैं। पूरे पश्चिमी विश्व की आशंकाओं को हमने धराशायी कर दिया। अब यह कोई शंका नहीं है, पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है। हमारे देश के साथ ही बहुत सारे कुछ दो खंड हुए, अलग हुए, खंडित आज़ादी मिली, उन्होंने भी लोकतंत्र का दावा किया। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि हमारे बगल में पश्चिम की दिशा में लोकतंत्र है? और यदि रहता भी है तो कितने दिन चलेगा? पूर्वी हिस्से में आप देख रहे हैं जब चाहे तब सैन्य सत्ता स्थापित हो जाती है, लोकतंत्र की मर्यादा ध्वस्त कर दी जाती है, तार तार हो जाती है। और हमारा देश उत्तर का जो पड़ोसी है, वहाँ तो लोकतंत्र की आशा ही नहीं की जा सकती, वहाँ चुनाव की आशा ही नहीं की जा सकती। और श्रीलंका में भी आपने देखा होगा क्या क्या हुआ। यह अकेला देश भारत है, यह भारत है जो दुनिया में दावा, सफल लोकतंत्र का दावा कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र होने के साथ साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और चंद महीनों में हम ऐसा देश बनने जा रहे हैं जिसमें मतदाताओं की संख्या 1 अरब होगी। 1 अरब 100 करोड़, 99 करोड़ से ऊपर हम पहुंच चुके हैं वोटर्स की संख्या में। यूएसए जो अपने को विकसित होने का दावा करता है, उसकी आबादी ही केवल 33 करोड़ है और वहाँ काउंटिंग में 5 दिन लग गए। हम 1 दिन में सारा रिजल्ट निकाल देते हैं। यह लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र है। और यदि मुझसे कोई सवाल पूछे, यदि मुझसे कोई प्रश्न पूछे कि आज़ादी के बाद इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मैं कहना चाहूँगा इस देश में लोकतंत्र, भला या बुरा, इस देश में लोकतंत्र चल रहा है। हाँ, कमजोरियां हैं। लोकतंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। इसीलिए कल विश्वविद्यालय में भी मतदाता जागरण मनाया गया और कहा गया, एक आह्वान किया गया कि इलेक्शन केवल किसी के हार और जीत का प्रश्न नहीं है, किसी को एमएलए और किसी को एमपी बनाने का प्रश्न नहीं है। इलेक्शन इस देश के भविष्य का सवाल है। देश का भविष्य कैसा होगा, देश की नीति कैसी होगी, देश के नीति निर्माता कैसे होंगे, उनका विजन और मिशन कैसा होगा, कैसे वह क्रियान्वित होगा, इसका सवाल है।
इसलिए जात से, भाषा से, क्षेत्र से, संप्रदाय से ऊपर उठ करके देश हित में मतदान करने का, जागरण का अभियान, और उसके साथ ही इस लोकतंत्र की मजबूती आज समय की और आवश्यकता है। आज हम सभी इस संकल्प को लेकर के इस सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार का जो गणतंत्र दिवस है उसका थीम है, वह थीम है स्वर्णिम भविष्य, विरासत और विकास। विरासत भी, विकास भी, यानी देश के स्वर्णिम भविष्य को प्राप्त करने के लिए हम विकास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारी विरासत भी सुरक्षित रहेगी। और अभी प्रयागराज में जो कुंभ लगा हुआ है, 50 करोड़ लोग, आप कल्पना कर सकते हैं। हमारी जो विरासत आज से नहीं है, वो बहुत पहले से चली आ रही है, जहां किसी को न्योता देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना न्योता दिए लोग कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पहुंचते हैं और एक साथ बिना एक दूसरे के ज्ञान, अभिज्ञान और पहचान के एक साथ डुबकी लगाना, यह दुनिया की विलक्षण संस्कृति है। यह दुनिया की अनूठी संस्कृति है। यह दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में हर जगह हो सकता है कि हर चीज हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भारत में है वह दुनिया में कहीं नहीं है। यह दुनिया का सबसे विलक्षण देश है और अपने कृतित्व से इसने यह सिद्ध कर दिखाया है। एक तरफ देश तो प्रगति कर रहा है। आप देखें 2014 में हमारे विश्वविद्यालयों की संख्या 700 के आसपास थी। आज देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 1200 है। 10 साल में कल्पना कर सकते हैं हमारा इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है, चाहे प्राथमिक स्तर पर हो, चाहे माध्यमिक स्तर पर हो, चाहे उच्च शिक्षा के स्तर पर हो, हर क्षेत्र में बढ़ा है। और सबसे बड़ी देन इस 10-20 वर्षों में है कि इस देश को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है जो राष्ट्र के हित में सोचने वाली है, राष्ट्र के हित में व्यक्ति का निर्माण करने वाली सोच है। और ठीक है, आज़ाद हो गए, गुलामी से मुक्ति मिल गई, लेकिन हमें गुलामी की मानसिकता से भी मुक्ति मिले, आज सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर है और उसकी भी शुरुआत हो गई है। अब औरंगजेब रोड एपीजे कलाम रोड हो गई है। जो कभी राजपथ कहलाता था, राजपथ, आज वह कर्तव्य पथ है। हम कर्तव्य काल से गुजर रहे हैं। वह गुलामी की जो मानसिकता, जो गुलामी की विकृत मानसिकता थी, उसका धीरे धीरे अपरदन और अपक्षय हो रहा है। वेदरिंग एंड इरोजन, उसका अपरदन भी हो रहा है, उसका अपक्षय भी हो रहा है। इस देश में इसकी शुरुआत हो गई है और अब व्यक्ति निर्माण, सारे विश्वविद्यालयों के इस बात पर जोर है कि देश के लिए हमको युवकों का निर्माण करना है, देश के लिए हमें योग्य नागरिकों का निर्माण करना है, देश के लिए हमें रोल मॉडल खड़ा करना है, जिसको देख करके लोग कहें कि हाँ, व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे अधिवक्ता का क्षेत्र हो, चाहे अभियंता का क्षेत्र हो, जीवन के किसी क्षेत्र में जाएं, ऐसे विद्यार्थी जो एक रोल मॉडल के रूप में अपने को खड़ा कर सके, उस शिक्षा को लेकर के हम चल पड़े हैं। हमारा मेन जोर इस पर है, मुख्य जोर इस पर है। और जिस दिन इस प्रकार के लोगों का संच और समूह खड़ा हो जाएगा, हम दुनिया में क्रमांक 1 पर होंगे और अपनी विश्व गुरु की उपाधि जो थी कभी इस देश को, वह पुनर्स्थापित होगी, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। विश्वविद्यालय स्तर पर चर्चा न किया जाए तो अधूरा रह जाएगा। यह तो राष्ट्रीय पटल पर कुछ था,
लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर हम देखें तो अभी केवल 2 सालों की बात करें तो 2023-24 के अकादमिक सत्र में हमारे छात्रों की संख्या 3154 थी और इस 2024-25 में हमारे छात्रों की संख्या 3600 के आसपास पहुंच गई है। और मुझे लगता है कि आगामी 2 सत्रों में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक विश्वविद्यालय के लिए मिनिमम थ्रेशहोल्ड जो तय किया गया है कि 5000 की संख्या होनी चाहिए, हम इस 2 सालों में, आगामी 2 सालों में उस संख्या को पार करने जा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 2009 में जो विश्वविद्यालय स्थापित किए हुए उनमें नंबर 1 पर है संख्या की दृष्टिकोण से। और मुझे लगता है कि यह दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत के अन्य 9 स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक बेंचमार्क बन जाएगा। यह बेंचमार्क बनेगा, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। आप देखें, यूजीसी ने विगत सत्र में इसको क्लास 1 का दर्जा दिया है। यह विश्वविद्यालय एकेडमिक दृष्टि से क्लास 1 का है। यह दर्जा और यह उपाधि, यह उपलब्धि बहुत कम विश्वविद्यालयों को है। यह दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को है। और यदि है तो यह मेरे कारण नहीं है, जो सामने बैठे हुए लोग उनके कारण है, आपके कारण है, यहाँ के शिक्षकों के कारण है, यहाँ के छात्रों के कारण है, यहाँ के प्रशासन के कारण है, यहाँ के जन समुदाय के कारण है। केवल मेरे कारण नहीं है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। आपका योगदान है। यूजी पीजी पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स से कल्पना थी। मैं बधाई देता हूँ और मैं स्वयं को ऋणी महसूस करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने बिना भार की चिंता करते हुए कि मेरे ऊपर कितना भार बढ़ेगा, मेरे ऊपर क्लासेस का कितना लोड बढ़ेगा, इसकी चिंता न करते हुए यूजी पीजी इंटीग्रेटेड कोर्स 13 विषयों में पिछले साल शुरू किया और इस साल में आगामी सत्र में हम 5 विषयों में और शुरू करने जा रहे हैं। यह विश्वविद्यालय के लिए उपलब्धि है, इंटीग्रेटेड कोर्स। और इस दृष्टिकोण से यही नहीं, 5 वर्षीय बीए एलएलबी इन्हीं शिक्षकों से जो मुझे अच्छा लगता है जब एक शिक्षक ने आगे बढ़ करके मेरे सामने कहा, देखिए हम लोग भार से नहीं घबराते हैं, हम तो भगवान से यही कहते हैं, हे भगवान हमको भार दो लेकिन हमारे कंधे को मजबूत करो। ऐसे शिक्षक मेरे पास आते हैं क्योंकि उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि यह विश्वविद्यालय मेरा है, इससे मेरी पहचान है, इससे मेरा परिवार चलता है, यह सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इस विश्वविद्यालय के लिए है। ऐसे मैं शिक्षकों का बधाई देता हूँ, उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। उनके वो मेरे लिए ही प्रेरणा स्रोत है, वही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। इस साल से 2 नए विभाग, पिछले साल इस साल 2 नए विभाग शुरू, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक साइंस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स तथा डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की स्थापना करने जा रहे हैं, जो आगामी सत्र से शुरू हो जाएगा। वह भी सीमित संख्या में ही शुरू होने जा रहा है। यह दूसरों के लिए, अन्य विश्वविद्यालयों के लिए ये चिंता और चिंतन का विषय है कि कैसे सीमित सुविधाओं में यह सब शुरू हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि यह बिहार का होप है, यह देश का होप है, यह देश की आशा है,
यह देश की आशा का किरण है, यह विश्वविद्यालय। और इसलिए हम अपने उत्साह को और दुगुना करने की जरूरत है। आने वाले सत्र में इन्हीं शिक्षकों की सहायता से और बिना किसी स्थान की वृद्धि के, केवल साहस के बल पर और वह आपके बल पर, अपने शिक्षकों के बल पर कि नहीं ये छात्रों की आवश्यकता है, छात्रों की जरूरत है, ये जन सामान्य की जरूरत है, यह समाज की जरूरत है, यह देश की आवश्यकता है, इस बात का एहसास करते हुए 2 नए पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। बिलीव और एमलिव की शुरुआत हो रही है। और डिजिटल अरेस्ट आजकल कॉमन टेक्नोलॉजी है। गांव-गांव में हर विभाग में पढ़े लिखे से लेकर के अनपढ़ तक हर व्यक्ति से शिकार हो रहा है। और बिहार प्रदेश के सारे आईएएस अधिकारियों ने, आईपीएस अधिकारियों ने, सभी से बात होती है, सबने कहा कि आप अपने यहाँ साइबर सिक्योरिटी का कोर्स चलवा दीजिए। हमने संकल्प लिया है कि इसी साल से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट द्वारा साइबर सिक्योरिटी का भी पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। इसके अलावा पिछले साल तो 13 विभाग में यूजी पीजी शुरू हुआ था, इस बार 5 विषयों में और शुरू करने जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, मीडिया एवं मास कम्युनिकेशन, सब में 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है। और इसके साथ मैं कह सकता हूं कि यह देश का अग्रणी संस्थान है। जनवरी 2024 से लेकर के 2025 के बीच में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को देखते हुए, हमारे शिक्षकों के परिश्रम को देखते हुए, विश्वविद्यालय की उपलब्धि को देखते हुए विभिन्न संस्थानों द्वारा 11,64,12,440 रुपए का ग्रांट प्राप्त हुआ है। यह एक रिकॉर्ड है। विश्वविद्यालय को बहुत एक प्रेस्टिजियस ग्रांट होती है, पर्स की ग्रांट। फिजिक्स डिपार्टमेंट और लाइफ साइंस के लोगों ने जाकर के प्रेजेंटेशन दिया था। 7,13,00,000 स्वीकृत हुआ है। और इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स को 49 लाख, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स को 69 लाख, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स को 1,45,000 फिक्स्ड ग्रांट के तहत, केमिस्ट्री को 2,72,00,000, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस को 1.1 करोड़ यह फिक्स्ड की ग्रांट प्राप्त हुई है। यही नहीं, को करिकुलर एक्टिविटी जो कभी कही जाती थी, अब तो को करिकुलर नहीं, हो तो करिकुलम का पार्ट हो गया स्पोर्ट्स। भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय ने विश्वविद्यालय को 9.5 करोड़ रुपया दिया है एक मल्टीपर्पज हॉल के लिए, जिसमें किसी भी मौसम में लड़का जो है टेनिस भी खेल सकता है, बैडमिंटन भी खेल सकता है। यह उपलब्धि इस देश को मिली है, यह विश्वविद्यालय को मिली है, विश्वविद्यालय को मिली है। आगे चल के देख रहे हैं कि विनायक दामोदर सावरकर छात्रावास में ही अभिरक्षकों के लिए बन रहा है। वानिकी भवन का विस्तार हो रहा है, क्योंकि हमको हर दिशा में चलना है। इसी सत्र में हमको राजर्षि जनक केंद्रीय पुस्तकालय साज सज्जा के साथ तैयार है। सभी लड़के उसका उपयोग कर रहे हैं। मैं भी जाता हूं तो मुझे देख करके खुशी होती है। यह मेरे लिए उपलब्धि नहीं, यह आप सबके लिए उपलब्धि नहीं तो क्या है। इसके अलावा एनिमल हाउस, एग्रीकल्चर, यह देश ऋषि और कृषि का है, और ऋषि और कृषि की उपेक्षा करके यह देश आगे नहीं बढ़ सकता कभी। ऋषि का मतलब सन्यासी और जटाधारी से नहीं है, ऋषि का मतलब आज के साइंटिस्ट से है और आज के एकेडमिशियन से है। वो देश के ऋषि हैं, वो सामने बैठे हुए हैं। ऋषि और कृषि, तो कृषि को भी हम लोगों ने स्थान दिया है। और उसके लिए आप
देख सकते हैं, यह सृजन की धरती हो गई, गौशाला है और उसके साथ गोट शेड है, पोल्ट्री शेड है, अजोला टैंक है, औषधि कक्ष है। और अभी अभी पिछले महीने में धन्वंतरी औषधि गार्डन की भी शुरुआत हो गई। सारे मेडिसिनल प्लांट्स उसमें मिलेंगे। लगातार हम अपना विस्तार भी कर रहे हैं कि हमारी जो खाली पद हैं भरे जाएं। मैं भी शिक्षकों के भार से चिंतित हूं। मैं जानता हूं कि उनके ऊपर भार बहुत है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं से मुझे निगेटिव चीज़ें कभी सुनने को नहीं मिली। मैं ऐसे शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनका आज के इस गणतंत्र दिवस को सबको सम्मान करता हूं और उनके इस संकल्प के लिए जो सिद्धि में परिवर्तित हो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो आज बस ज़रूरत एक ही बात की है कि हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए एक परिवार के लोग हैं, और जब परिवार में हम रहते हैं तो परिवार में सबकी बातें सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती हैं। एक परिपूरकता के भाव से हम काम करते हैं, प्रतिस्पर्धा के भाव से काम नहीं करते हैं। कॉम्प्लीमेंटरिटी का अप्रोच होता है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच नहीं होता है। परिपूरकता का अभाव वो होता है कि एक दूसरे की कमी को देखते उसको हम पूरा करें। आज सबसे ज़रूरत है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। यह मेरा विश्वविद्यालय है, यह हमारा विश्वविद्यालय है, जो भारत के संविधान में भी है कि हम भारत के लोग, वाह, हम भारत के लोग। जब हम कहते हैं तो इसका मतलब जात, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय सब मिट करके सब एक हो जाते हैं, एकात्म हो जाते हैं। तो उसी तरह से विश्वविद्यालय भी, हम विश्वविद्यालय के लोग, हम विश्वविद्यालय परिवार के लोग एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और कल्टीवेट करें कि हमारा ये विश्वविद्यालय है, हमारी पहचान इससे है, हमको नाम इस विश्वविद्यालय से मिला है और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है इस कैंपस में केवल पढ़ाने का ही नहीं, बल्कि कैंपस के बाहर जो एक बहुत बड़ा समुदाय रहता है, जो हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है, उसके लिए भी हम जिम्मेदार और जवाबदेह हैं, उसके बारे में भी सोचें। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ। आज गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र दिवस की संकल्पना को पूरा करना है, तो जो मैं बार बार दोहराता हूँ वह कैंपस के लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि जो हैं उजड़े भूले बिसरे, जो हैं उजड़े भूले बिसरे, वो सब तेरे अपने हैं, इनके भी आँखों में कोई तेरे जैसे सपने हैं। ऐसे भूले बिसरे लोग, विश्वविद्यालय उनकी भी चिंता करे, तभी विश्वविद्यालय का यथार्थ है, तभी विश्वविद्यालय का वास्तविक पूरा होगा। आप फिर से अपने विश्वविद्यालय के विजन और मिशन को पढ़ें, बार बार पढ़ें, जो हमारे एक्ट में दिया हुआ, इंस्टीट्यूट में दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय का विजन और मिशन क्या है, यही है। इन शब्दों के साथ आज बोलने का समय नहीं है और न ज़्यादा बोलना चाहिए। आप सभी को पुनः इतने लंबे समय तक आपने सुना। मैं सभी अपने छात्रों को, विश्वविद्यालय परिवार, विश्वविद्यालय के कर्मयोगियों को, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को और एनसीसी के कैडेट, वाह, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, मेरा मन गदगद हो जाता है जब यहाँ से आवाज़ निकलती है और विश्वविद्यालय के चार दीवारी के बाहर जब ये आवाज़ फैलती है, गांव के लोग भी सुनते हैं, कहते हैं कि हाँ अब जागरण हो गया, क्योंकि विश्वविद्यालय जागरण कर रहा है। मेरा मन गदगद हो जाता है। ये सामने बैठे हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। और